आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गबन, अध्याय 33। रमानाथ की चाय की दुकान खुल तो गई, पर केवल रात को खुलती थी, दिन भर बंद रहती थी। रात को भी अधिकतर देवी दीन ही दुकान पर बैठता, पर बिक्री अच्छी हो जाती थी। पहले ही दिन 30 रुपए के पैसे आए, दूसरे दिन से 4-5 रुपए का औसत बढ़ने लगा। चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि जो एक बार यहाँ चाय पी लेता, फिर दूसरी दुकान पर ना जाता। रमा ने मनोरंजन की भी कुछ सामग्री जमा कर दी। कुछ रुपए जमा हो गए तो उसने एक सुंदर मेज ली। चिराग जलने के बाद साग भाजी की बिक्री ज़्यादा ना होती थी। वह उन टोकरों को उठाकर अंदर रख देता और बरामदे में वह मेज लगा देता। उस पर ताश के सेट रख देता। 2 दैनिक पत्र भी मंगाने लगा। दुकान चल निकली। उन्हीं 3-4 घंटों में 6-7 रुपए आ जाते थे और सब खर्च निकालकर 3-4 रुपए बच रहते थे। इन 4 महीनों की तपस्या ने रमा की भोग लालसा को और भी प्रचंड कर दिया था। जब तक हाथ में रुपए ना थे, वह मजबूर था। रुपए आते ही सैर सपाटे की धुन सवार हो गई। सिनेमा की याद भी आई। रोज के व्यवहार की मामूली चीज़ें, जिन्हें वो अब तक टालता आया था, अब अबाधा रूप से आने लगी। देवी दीन के लिए वह एक सुंदर रेशमी चादर लाया। जग्गों के सिर में पीड़ा होती रहती थी। एक दिन सुगंधित तेल की शीशियां लाकर उसे दे दी। दोनों निहाल हो गए। अब बुढ़िया कभी अपने सिर पर बोझ लाती तो डांटता, काकी अब तो मैं भी 4 पैसे कमाने लगा हूँ, अब तू क्यों जान देती है? अगर फिर कभी तेरे सिर पर टोकरी देखी तो कह देता हूँ, दुकान उठाकर फेंक दूंगा, फिर मुझे जो सजा चाहे दे देना। बुढ़िया बेटे की डांट सुनकर गदगद हो जाती। मंडी से बोझ लाती तो पहले चुपके से देखती, रमा दुकान पर नहीं है। अगर वह बैठा होता तो किसी छली को 1-2 पैसा देकर उसके सिर पर रख देती। वह ना होता तो लपकी हुई आती और जल्दी से बोझ उतार कर शांत बैठ जाती, जिससे रमा भाप ना सके। एक दिन मनोरमा थिएटर में राधे श्याम का कोई नया ड्रामा होने वाला था। इस ड्रामे की बड़ी धूम थी। एक दिन पहले से ही लोग अपनी जगहें रक्षित करा रहे थे। रमा को भी अपनी जगह रक्षित करा लेने की धुन सवार हुई। सोचा, कहीं रात को टिकट ना मिला तो टापते रह जाएंगे। तमाशे की बड़ी तारीफ है। उस वक्त 1 के 2 देने पर भी वह जगह ना मिलेगी। इसी उत्सुकता ने पुलिस के भय को भी पीछे डाल दिया। ऐसी आफत नहीं आई है कि घर से निकलते ही पुलिस पकड़ लेगी। दिन को ना सही, रात को तो निकलता ही हूँ। पुलिस चाहती तो क्या रात को ना पकड़ लेती? फिर मेरा वह हुलिया भी नहीं रहा। पगड़ी जैस चेहरा बदल देने के लिए काफ़ी है। यों मन को समझाकर वह 10 बजे घर से निकला। देवी दीन कहीं गया हुआ था। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो बेटा? रमा ने कहा, कहीं नहीं काकी, अभी आता हूँ। रमा सड़क पर आया तो उसका साहस हिम की भांति पिघलने लगा। उसे पग पग शंका होती थी, कोई कांस्टेबल ना आ रहा हो। उसे विश्वास था कि पुलिस का एक एक चौकीदार भी उसका हुलिया पहचानता है और उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही पहचान लेगा। इसीलिए वह नीचे सिर झुकाए चल रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, गुप्त पुलिस वाले सादे कपड़े पहने इधर उधर घूमा करते हैं। कौन जाने जो आदमी मेरे बगल में आ रहा है कोई जासूस ही हो, मेरी ओर ध्यान से देख रहा है। यों सिर झुकाकर चलने से ही तो नहीं उसे संदेह हो रहा है। यहाँ और सभी सामने ताक रहे हैं, कोई यों सिर झुकाकर नहीं चल रहा है। मोटरों की इस रेल पेल में सिर झुकाकर चलता मौत को न्योता देना है।
पार्क में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो कर सकता है, यहाँ तो सामने देखना चाहिए। लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरी ही तरफ ताक रहा है शायद कोई खुफिया ही। उसका साथ छोड़ने के लिए वह एक तंबोली की दुकान पर पान खाने लगा। वह आदमी आगे निकल गया। रमा ने आराम की सांस ली। अब उसने सिर उठा लिया और दिल मजबूत करके चलने लगा। इस वक्त ट्राम का भी कहीं पता ना था, नहीं उसी पर बैठ लेता। थोड़ी ही दूर चला होगा कि 3 कांस्टेबल आते दिखाई दिए। रमा ने सड़क छोड़ दी और पटरी पर चलने लगा। खामखा सांप के बिल में उंगली डालना कौन सी बहादुरी है। दुर्भाग्य की बात, तीनों कांस्टेबलों ने भी सड़क छोड़कर वही पटरी ले ली। मोटरों के आने जाने से बार बार इधर उधर दौड़ना पड़ता था। रमा का कलेजा धक धक करने लगा। दूसरी पटरी पर जाना तो संदेह को और भी बढ़ा देगा। कोई ऐसी गली भी नहीं जिसमें घुस जाऊं। अब तो सब बहुत समीप आ गए। क्या बात है, सब मेरी ही तरफ देख रहे हैं। मैंने बड़ी हिमाकत की कि यह पगड़ बांध लिया, और बंधी भी कितनी बेतुकी। एक टीले सा ऊपर उठ गया है। यह पगड़ी आज मुझे पकड़वाएगी। बांधी थी कि इससे सूरत बदल जाएगी। यह उल्टे और तमाशा बन गई। हाँ, तीनों मेरी ही ओर ताक रहे हैं, आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। रमा को ऐसा जान पड़ा, पैरों में शक्ति नहीं। वह शायद सब मन में मेरा हुलिया मिला रहे हैं। अब नहीं बच सकता। घर वालों को मेरे पकड़े जाने की खबर मिलेगी तो वो कितने लज्जित होंगे। जालपा तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। 5 साल से कम सजा ना होगी। आज इस जीवन का अंत हो रहा है। इस कल्पना ने उसके ऊपर कुछ ऐसा आतंक जमाया कि उसके औसान जाते रहे। जब सिपाहियों का दल समीप आ गया तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसा विकृत हो गया। उसकी आंखें कुछ ऐसी सशंक हो गईं और अपने को उनकी आंखों से बचाने के लिए वह कुछ इस तरह दूसरे आदमियों की आड़ खोजने लगा कि मामूली आदमी को भी उस पर संदेह होना स्वाभाविक था। फिर पुलिस वालों की मंजी हुई आंखें क्यों चूकती। एक ने अपने साथी से कहा, यो मनई चोर ना होवे तो तुमरी टांगन ते निकर जाइब, कस चोरन की नाई ताकत है। दूसरा बोला, कुछ संदेश तो हमहू का हुए रहा है, फुरे कह पांडे असली चोर है। तीसरा आदमी मुसलमान था। उसने रमानाथ को ललकारा, ओ जी ओ पगड़ी, जरा इधर आना, तुम्हारा क्या नाम है। रमानाथ ने सीना जोरी के भाव से कहा, हमारा नाम पूछकर क्या करोगे, मैं क्या चोर हूँ। चोर नहीं, तुम सा हो, नाम क्यों नहीं बताते। रमा ने एक क्षण आगा पीछा में पड़कर कहा, हीरालाल। घर कहाँ है। घर, हाँ घर ही पूछते हैं। शाहजहांपुर। कौन मोहल्ला। रमा, शाहजहांपुर ना गया था, ना कोई कल्पित नाम ही उसे याद आया कि वो बता दे। दुस्साहस के साथ बोला, तुम तो मेरा हुलिया लिख रहे हो। कांस्टेबल ने भभकी दी, तुम्हारा हुलिया पहले से ही लिखा हुआ है। नाम झूठ बताया, सैनत झूठ बताई, मोहल्ला पूछा तो बंगले झांकने लगे। महीनों से तुम्हारी तलाश हो रही है, आज जाकर मिले हो, चलो थाने पर। यह कहते हुए उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया। रमा ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, वारंट लाओ तब हम चलेंगे। क्या मुझे कोई देहाती समझ लिया है। कांस्टेबल ने एक सिपाही से कहा, पकड़ लो जी इनका हाथ, वहीं थाने पर वारंट दिखाया जाएगा। शहरों में ऐसी घटनाएं मदारियों के तमाशों से भी ज़्यादा मनोरंजक होती हैं। सैकड़ों आदमी जमा हो गए। देवी दीन
इसी समय अफीम लेकर लौटा आ रहा था। यह जमाव देखकर वह भी आ गया। देखा कि 3 कांस्टेबल रमानाथ को घसीटे लिए जा रहे हैं। आगे बढ़कर बोला, हे जमादार, यह क्या करते हो? यह पंडित जी तो हमारे मेहमान हैं, कहाँ पकड़े लिए जाते हो? तीनों कांस्टेबल देवी दीन से परिचित थे, रुक गए। एक ने कहा, तुम्हारे मेहमान हैं? यह कब से? देवी दीन ने मन में हिसाब लगाकर कहा, 4 महीने से कुछ बेसी हुए होंगे। मुझे प्रयाग में मिल गए थे। रहने वाले भी वहीं के हैं और मेरे साथ ही तो आए थे। मुसलमान सिपाही ने मन में प्रसन्न होकर कहा, इनका नाम क्या है? देवी दीन ने सिर पिटाकर कहा, नाम इन्होंने बताया ना होगा। सिपाहियों का संदेह दृढ़ हो गया। पांडे ने आंखें निकालकर कहा, जान परत है तुमहु मिले हो, नाव काहे नाही बतावत हो इनका? देवी दीन ने आधारहीन साहस के भाव से कहा, मुझसे रौब न जमाना पांडे, समझे? यहाँ धमकियों में नहीं आने के। मुसलमान सिपाही ने मानो मध्यस्थ बनकर कहा, बूढ़े बाबा, तुम तो खामखा बिगड़ रहे हो, इनका नाम क्यों नहीं बतला देते? देवी दीन ने कातर नजरों से रमा की ओर देखकर कहा, हम लोग तो रमानाथ कहते हैं, असली नाम यही है या कुछ और, यह हम नहीं जानते। पांडे ने आंखें निकालकर हथेली को सामने करके कहा, बोलो पंडित जी, क्या नाम है तुम्हारा? रमानाथ या हीरालाल, या दोनों, एक घर का एक ससुराल का? तीसरे सिपाही ने दर्शकों को संबोधित करके कहा, नाव है रामानाथ, बतावत है हीरालाल, सबूत हुए गवाह। दर्शकों में कानाफूसी होने लगी। सुबह की तो बात है, साफ है, नाम और पता दोनों गलत बता दिया। एक मारवाड़ी सज्जन बोले, उचक्को सो है। एक मौलवी साहब ने कहा, कोई इश्तिहारी मुलजिम है। जनता को अपने साथ देखकर सिपाहियों को और भी जोर हो गया। रमा को भी अब उनके साथ चुपचाप चले जाने में ही अपनी कुशल दिखाई दी। इस तरह सिर झुका लिया मानो उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि उस पर लाठी पड़ती है या तलवार। इतना अपमानित वह कभी ना हुआ था। जेल की कठोरतम यातना भी इतनी ग्लानि ना उत्पन्न करती। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। दर्शकों की भीड़ बहुत कम हो गई थी। रमा ने एक बार उनकी ओर लज्जित आशा के भाव से ताका। देवी दीन का पता न था। रमा के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। इस विपत्ति में क्या यह सहारा भी हाथ से निकल गया? अध्याय 34। पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय बड़ी मेज के सामने 4 आदमी बैठे हुए थे। एक दरोगा थे, गोरे से, शौकीन, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में कोमलता की झलक थी। उनकी बगल में नायब दरोगा थे। यह सिख थे, बहुत हंसमुख, सजीवता के पुतले, गेहुआ रंग, सुडौल, सुगठित शरीर, सिर पर केश था। हाथों में कड़े पर शिगार से परहेज ना करते। मेज की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़, सांवला, लंबा आदमी था। कौड़ी की सी आंखें, फूले हुए गाल और ठिगना कद। डिप्टी सुपरिटेंडेंट लंबा छरहरा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। इसकी लंबी नाक और ऊंचा मस्तक उसकी कुलीनता के साथी थे। डिप्टी ने श्रृंगार का एक कस लेकर कहा, बाहरी गवाहों से काम नहीं चल सकेगा। इनमें से किसी को अप्रूवर बनना होगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दरोगा की तरफ देखकर कहा, हम लोगों ने कोई बात उठा तो नहीं रखी। हलफ से कहता हूँ, सभी तरह के लालच देकर हार गए। सबों ने ऐसी
कर रखी है कि कोई टूटता ही नहीं। हमने बाहर के गवाहों को भी आजमाया, पर सब कानों पर हाथ रखते हैं। डिप्टी, उस मारवाड़ी को फिर आजमाना होगा। उसके बाप को बुलाकर खूब धमकाइए, शायद इसका कुछ दबाव पड़े। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, आज सुबह से हम लोग यही कर रहे हैं। बेचारा बाप लड़के के पैरों पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी नहीं होता। कुछ देर तक चारों आदमी विचारों में मग्न बैठे रहे। अंत में डिप्टी ने निराशा के भाव से कहा, मुकदमा नहीं चल सकता, मुफ्त का बदनामी हुआ। इंस्पेक्टर, एक की मोहल्लत और लीजिए, शायद कोई टूट जाए। यह निश्चय करके दोनों आदमी यहाँ से रवाना हुए। छोटे दरोगा भी उसके साथ ही चले गए। दरोगा जी ने हुक्का मंगवाया कि सहसा एक मुसलमान सिपाही ने आकर कहा, दरोगा जी, लाइए कुछ इनाम दिलवाइए। एक मुलजिम को सुबह पर गिरफ्तार किया है। इलाहाबाद का रहने वाला है। नाम है रमानाथ। पहले नाम और सैनत दोनों गलत बतलाई थी। देवी दीन खटिक जो नुक्कड़ पर रहता है, उसी के घर ठहरा हुआ है। जरा डांट बताइएगा तो सब कुछ उगल देगा। दरोगा, वही है ना जिनके दोनों लड़के सिपाही? जी हाँ, वही हैं। इतने में रमानाथ भी दरोगा के सामने हाजिर किया गया। दरोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो मन में उसका हुलिया मिला रहे हों। तब कठोर दृष्टि से देखकर बोले, अच्छा, यह इलाहाबाद का रमानाथ है। खूब मिले भाई। 6 महीने से परेशान कर रहे हो। कैसा साफ हुलिया है, और अंधा भी पहचान ले। यहाँ कब से आए हो? कांस्टेबल ने रमा को परामर्श दिया, सब हाल सच सच कह दो तो तुम्हारे साथ कोई सख्ती ना की जाएगी। रमा ने प्रसन्नचित्त बनने की चेष्टा करके कहा, अब तो आपके हाथ में हूँ, रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी में नौकर था। हिमाकत कहिए या बदनसीबी, चुंगी के 400 रुपये मुझसे खर्च हो गए। मैं वक्त पर रुपए जमा ना कर सका। शर्म के मारे घर के आदमियों से कुछ ना कहा, नहीं तो इतने रुपए इंतजाम हो जाना कोई मुश्किल ना था। अब जब कुछ बस ना चला तो वहाँ से भाग कर यहाँ चला आया। इसमें एक हर्फ भी गलत नहीं है। दरोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कुछ संगीन है। क्या कुछ शराब का चस्का पड़ गया था? मुझसे कसम ले लीजिए जो कभी शराब मुंह से लगाई हो। कांस्टेबल ने विनोद करके कहा, मोहब्बत के बाजार में लुट गए होंगे हुजूर। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, मुझसे फाके मस्तों का वहाँ कहाँ गुजर। दरोगा, तो क्या जुआ खेल डाला या बीबी के लिए जेवर बनवा डाले? रमा झेप कर रह गया। अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दरोगा, अच्छी बात है, तुम्हें भी यहाँ खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवी दीन आकर खड़ा हो गया। दरोगा से कठोर स्वर में कहा, क्या काम है यहाँ? देवी दीन, हुजूर को सलाम करने चला आया। इन बेचारों पर दया की नज़र रहे हुजूर, बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं। दरोगा, बचा, सरकारी मुलजिम को घर में छिपाते हो, उस पर सिफारिश करने आए हो? देवी दीन, मैं क्या सिफारिश करूँगा हुजूर, 2 कौड़ी का आदमी। दरोगा, जानता हूँ, इन पर वारंट है, सरकारी रुपए गबन कर गए हैं। देवी दीन, हुजूर, भूल चूक आदमी से ही तो होती है, जवानी की उम्र है ही, खर्च हो गए होंगे। यह कहते हुए देवी दीन ने 5 गिन्नियाँ कमर से निकाल कर मेज पर रख दी। दरोगा ने तड़प कर कहा, यह क्या है? देवी दीन, कुछ नहीं
हुजूर को पान खाने को। दरोगा, रिश्वत देना चाहते हो? क्यों? कहो तो बचा इसी इल्जाम में भेज दूं? देवी दीन, भेज दीजिए सरकार। घर वाली लकड़ी कफन की फिक्र से छूट जाएगी। वहीं बैठा आपको दुआ दूंगा। दरोगा, अबे इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिन्नियां लाकर सामने रखो। जानते हो इनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपए का इनाम है। देवी दीन, आप लोगों के लिए इतना इनाम हुजूर क्या है? यह गरीब परदेसी आदमी है। जब तक जिएंगे आपको याद करेंगे। दरोगा, बक बक मत कर, यहाँ धर्म कमाने नहीं आया हूँ। देवी दीन, बहुत तंग हूँ हुजूर, दुकानदारी तो नाम की है। कांस्टेबल, बुढ़िया से मांग जाके। देवी दीन, कमाने वाला तो मैं ही हूँ हुजूर। लड़कों का हाल जानते ही हो। तन पेट काट कर कुछ रुपए जमा कर रखे थे, सो अभी सातों धाम किए चला आता हूँ। बहुत तंग हो गया हूँ। दरोगा, तो अपनी गिन्नियाँ उठा ले, इसे बाहर निकाल दो जी। देवी दीन, आपका हुक्म है तो लीजिए, जाता हूँ। धक्का क्यों दिलवाइएगा? दरोगा, कांस्टेबल, इन्हें हिरासत में रखो। मुंशी से कहो इनका बयान लिख ले। देवी दीन के होंठ आवेश में कांप रहे थे। उसके चेहरे पर इतनी व्यग्रता रमा ने कभी नहीं देखी। जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में कौवे को घुसते देखकर विह्वल हो गई हो। वह 1 मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे गिरा और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपका हुआ सड़क पर चला गया, मगर एक ही पल में फिर लौटा। दरोगा से बोला, हुजूर 2 घंटे की मोहलत ना दीजिएगा? रमा अभी वहीं खड़ा था। उसकी यह ममता देखकर रो पड़ा। बोला, दादा, अब तुम हैरान ना हो। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होने दो। मेरे भी यहाँ होते तो इससे ज़्यादा और क्या करते। मैं मरते दम तक तुम्हारा उपकार। देवी दीन ने आंखें पोंछते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो भैया? जब रुपए पर आई तो देवी दीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। इतने रुपए तो एक एक दिन जुए में हार जीत गया हूँ। अभी घर बेच दूँ तो 10,000 की मलकियत है। क्या सिर पर लाद कर ले जाऊँगा? दरोगा जी, अभी भैया को हिरासत में ना भेजो। मैं रुपए की गिकर थोड़ी ही देर में आता हूँ। देवी दीन चला गया तो दरोगा जी ने सहृदयता से भरे स्वर से कहा, है तो खुर्राट मगर बड़ा नेक। तुमने इसे कौन सी बूटी सुंघा दी? रमा ने कहा, गरीबों पर सभी को रहम आता है। दरोगा ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस को छोड़कर। इतना और कहिए, मुझे तो यकीन नहीं कि 50 गिन्नियां लावे। रमानाथ, अगर लाए भी तो उससे इतना बड़ा तावान नहीं दिलाना चाहता। आप मुझे शौक से हिरासत में ले लें। दरोगा, मुझे 500 के बदले 650 मिल रहे हैं। क्यों छोड़ूं? तुम्हारी गिरफ्तारी का इनाम मेरे किसी दूसरे भाई को मिल जाए तो क्या बुराई है? रमानाथ, जब मुझे चक्की पीसनी है तो जितनी जल्द पीस लूँ उतना ही अच्छा। मैंने समझा था मैं पुलिस की नज़रों से बचकर रह सकता हूँ। अब मालूम हुआ कि यह बेकली और आठों पहर पकड़ लिए जाने का खौफ जेल से कम जानलेवा नहीं। दरोगा जी को एकाएक जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। मेज के दराज से एक मिसल निकाली, उसके पन्ने इधर उधर उल्टे, तब नम्रता से बोले, अगर कोई ऐसी तरकीब बतलाऊं कि देवी दीन के रुपए भी बच जाएं और तुम्हारे ऊपर आँच ना आवे तो कैसा? रमा ने अविश्वास के भाव से कहा, ऐसी तरकीब कोई है? मुझे तो आशा नहीं। दरोगा, अभी साईं के 100 खेल हैं, इसका इंतजाम मैं कर सकता हूँ।
आपको महज एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। रमानाथ, झूठी शहादत होगी? दरोगा, नहीं, बिल्कुल सच्ची। बस समझ लो कि आदमी बन जाओगे, म्यूनिसिपैलिटी के पंजे से तो छूट जाओगे, शायद सरकार परवरिश भी करे। यूं अगर चालान हो गया तो 5 साल से कम की सजा ना होगी। मान लो इस वक्त देवी तुम्हें बचा भी ले, तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम अपना नफा नुकसान खुद समझ लो, मैं जबरदस्ती नहीं करता। दरोगा जी ने डकैती का वृतांत कह सुनाया। रमा ऐसे कई मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़ चुका था। संशय के भाव से बोला, तो मुझे मुखबिर बनना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि मैं भी इस डकैतियों में शरीक था। यह तो झूठी शहादत हुई। दरोगा, मामला बिल्कुल सच्चा है। आप बेगुनाहों को ना फंसाएंगे, वही लोग जेल जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए। फिर झूठ कहाँ रहा? डाकुओं के डर से यहाँ के लोग शहादत देने पर राजी नहीं होते। बस, और कोई बात नहीं। यह मैं मानता हूँ कि आपको कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी जिंदगी बनी जा रही है, इसके लिहाज से तो इतना झूठ कोई चीज नहीं। खूब सोच लीजिए, शाम तक जवाब दीजिएगा। रमा के मन में बात बैठ गई। अगर एक बार झूठ बोलकर वह अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य भी सुधार ले, तो पूछना ही क्या, जेल से तो बच जाएगा। इसमें बहुत आगा पीछा की जरूरत ही ना थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि उस पर फिर म्यूनिसिपैलिटी अभियोग ना चलाएगी और उसे कोई जगह अच्छी मिल जाएगी। वह जानता था पुलिस की गरज है और वह मेरी कोई वाजिब शर्त अस्वीकार ना करेगी। इस तरह बोला मानो उसकी आत्मा धर्म और अधर्म के संकट में पड़ी हुई है। मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाही से बेगुनाह लोग ना फंस जाएं। दरोगा, इसका मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ। रमानाथ, लेकिन कल को म्यूनिसिपैलिटी मेरी गर्दन नापे तो मैं किसे पुकारूंगा? दरोगा, मजाल है म्यूनिसिपैलिटी चूक कर सके। गौजदारी के मुकदमे में मुद्दई तो सरकार ही होगी। जब सरकार आपको मुआफ कर देगी तो मुकदमा कैसे चलाएगी? आपको तहरीरी मुआफीनामा दे दिया जाएगा साहब। रमानाथ, और नौकरी? दरोगा, वह सरकार आप इंतजाम करेगी। ऐसे आदमियों को सरकार खुद अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है। अगर आपकी शहादत बढ़िया हुई और उस फ्री की जिरहों के जाल से आप निकल गए तो फिर आप पारस हो जाएंगे। दरोगा ने उसी वक्त मोटर मंगवाई और रमा को साथ लेकर डिप्टी साहब से मिलने चल दिए। इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने में विलम्ब क्यों करते हैं? डिप्टी से एकांत में खूब जीट उड़ाई। इस आदमी का यों पता लगाया, इसकी सूरत देखते ही भाप गया कि मगरूर है, बस गिरफ्तार ही तो कर लिया। बात 16 आने सच निकली। निगाह कहीं चूक सकती है हुजूर। मुजरिम की आंखें पहचानता हूँ। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी के रुपए गबन करके भागा है। इस मामले में शहादत देने को तैयार है। आदमी पढ़ा लिखा, सूरत का शरीफ और जहीन है। डिप्टी ने संदिग्ध भाव से कहा, हाँ, आदमी तो होशियार मालूम होता है, मगर मुआफीनामा लिए बगैर इसे हमारा एतबार ना होगा। कहीं इसे यह सुबह हुआ कि हम लोग इसके साथ कोई चाल चल रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। डिप्टी, यह तो होगा ही। गवर्नमेंट से इसके बारे में बातचीत करना होगा। आप टेलीफोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछिए कि इस आदमी पर कैसा मुकदमा है। यह सब तो गवर्नमेंट को बताना होगा। दरोगा जी ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, नंबर मिलाया और बातचीत शुरू की। डिप्टी, क्या बोला?
दरोगा कहता है, यहाँ इस नाम के किसी आदमी पर मुकदमा नहीं है। डिप्टी, यह कैसा है भाई, कुछ समझ में नहीं आता, इसने नाम तो नहीं बदल लिया। दरोगा कहता है, म्यूनिसिपैलिटी में किसी ने रुपए गबन नहीं किए, कोई मामला नहीं है। डिप्टी, ये तो बड़ा ताज्जुब का बात है, आदमी बोलता है हम रुपए लेकर भागा, म्यूनिसिपैलिटी बोलता है कोई रुपया गबन नहीं किया, यह आदमी पागल तो नहीं है। दरोगा, मेरी समझ में कोई बात नहीं आती, अगर कह दे कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है तो फिर उसकी गर्द भी ना मिलेगी। अच्छा, म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर से पूछिए। दरोगा ने फिर नंबर मिलाया, सवाल जवाब होने लगा। दरोगा, आपके यहाँ रमानाथ कोई क्लर्क था? जवाब, जी हाँ था। दरोगा, वह कुछ रुपए गबन करके भागा है? जवाब, नहीं, वह घर से भागा है पर गबन नहीं किया। क्या वह आपके यहाँ है? दरोगा, जी हाँ, हमने उसे गिरफ्तार किया है, वह खुद कहता है कि मैंने रुपए गबन किए, बात क्या है? जवाब, पुलिस तो लाल बुझक्कड़ है, जरा दिमाग लड़ाइए। दरोगा, यहाँ तो अक्ल काम नहीं करती। जवाब, यही क्या, कहीं भी काम नहीं करती। सुनिए, रमानाथ ने मीजान लगाने में गलती की, डर कर भागा, बात को मालूम हुआ कि तहवील में कोई कमी ना थी। आई समझ में बात? डिप्टी, अब क्या करना होगा? खान साहब, चिड़िया हाथ से निकल गया। दरोगा, निकल कैसे जाएगी हुजूर, रमानाथ से यह बात कही ही क्यों जाए, बस उसे किसी ऐसे आदमी से मिलने ना दिया जाए जो बाहर की खबरें पहुंचा सके। घर वालों को उसका पता अब लग जावेगा ही, कोई ना कोई जरूर इसकी तलाश में आवेगा। किसी को ना आने दे, तहरीर में कोई बात ना लाई जाए, जवाबी इत्मीनान दिला दिया जाए, कह दिया जाए कमिश्नर साहब को मुआफीनामा के लिए रिपोर्ट की गई है, इंस्पेक्टर साहब से भी राय ले ली जाए। इधर तो यह लोग सुपरिटेंडेंट से परामर्श कर रहे थे, उधर 1 घंटे में देवी दीन लौटकर थाने आया तो कांस्टेबल ने कहा, दरोगा जी तो साहब के पास गए। देवी दीन ने घबरा कर कहा, तो बाबूजी को हिरासत में डाल दिया? कांस्टेबल, नहीं, उन्हें भी साथ ले गए। देवी दीन ने सिर पीट कर कहा, पुलिस वालों की बात पर कोई भरोसा नहीं, कह गया कि 1 घंटे में रुपए लेकर आता हूँ, मगर इतना भी सब्र ना हुआ। सरकार से 500 तो मिलेंगे, मैं 600 देने को तैयार हूँ। हाँ, सरकार में कारगुजारी हो गए जाऊँगा, क्या वहीं से उन्हें प्रयागराज भेज देंगे? मुझसे भेंट भी ना होगी, बुढ़िया रो रो कर मर जाएगी। यह कहता हुआ देवी दीन वहीं जमीन पर बैठ गया। कांस्टेबल ने पूछा, तो यहाँ कब तक बैठे रहोगे? देवी दीन ने मानो कोड़े की कार से आहट होकर कहा, अब तो दरोगा जी से 2-2 बातें करके ही जाऊंगा, चाहे जेहल ही जाना पड़े, पर फटकारूंगा जरूर, बुरी तरह फटकारूंगा। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, क्या भगवान से जरा भी नहीं डरते? तुमने बाबूजी को जाति बार देखा था, बहुत रंजीदा थे। कांस्टेबल, रंजीदा तो नहीं थे, खासी तरह हंस रहे थे। दोनों जने मोटर में बैठ कर गए हैं। देवी दीन ने अविश्वास के भाव से कहा, हंस क्यों रहे होंगे बेचारे, मुंह से चाहे हंस ले, दिल तो रोता ही होगा। देवी दीन को यहाँ बैठे 1 घंटा भी ना हुआ कि सहसा जग्गो आ खड़ी हुई। देवी दीन को द्वार पर बैठे देखकर बोली, तुम यहाँ क्या करते लगे, भैया कहाँ हैं? देवी दीन ने मर्माहत होकर कहा, भैया को ले गए सुपरिटेंडेंट के पास, ना जाने भेंट होती कि ऊपर ही ऊपर प्रयागराज भेज दिए जाते हैं। जग्गो, दरोगा जी भी बड़े वह हैं, कहा तो कहा था कि इतना लेंगे,
कहाँ लेकर चल दिए। देवी दीन, इसीलिए तो बैठा हूँ, आवे तो दो दो बात कर लूँ। जग्गो, हाँ, फटकारना जरूर, जो अपनी बात का नहीं वह अपने बाप का क्या होगा। मैं तो खरी कहूँगी, मेरा क्या कर लेंगे। देवी दीन, दुकान पर कौन है। जग्गो, बंद कर आई हूँ, अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं, सवेरे से वैसे ही हैं। चूल्हे में जाए वह ताम झाम, उसी के टिकट लेने तो जाते थे, ना घर से निकलते तो काहे को यह बला सिर पड़ती। देवी दीन, तो उधार ही से प्रयाग भेज दिया तो। जग्गो, तो चिट्ठी तो आवेगी ही, चलकर वही देख आवेंगे। देवी दीन, आंखों में आंसू भरकर, सजा हो जाएगी। जग्गो, रुपया जमा कर देंगे तब काहे को होगी, सरकार अपने रुपए ही तो लेगी। देवी दीन, नहीं पगली, ऐसा नहीं होता, चोर माल लौटा दे तो वह छोड़ थोड़े ही दिया जाएगा। जग्गो ने परिस्थिति की कठोरता अनुभव करते हुए कहा, दरोगा जी, वह अभी बात भी पूरी ना करने पाई थी कि दरोगा जी की मोटर सामने आ पहुंची। इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमा इन दोनों को देखते ही मोटर से उतर कर आया और प्रसन्न मुख से बोला, तुम यहाँ देर से बैठे हो क्या दादा, आओ कमरे में चलो। अम्मा, तुम कब आई। दरोगा जी ने विनोद करके कहा, कहो चौधरी, लाए रुपए। देवी दीन, जब कह गया कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ तो आपको मेरी राह देख लेनी चाहिए थी। चलिए अपने रुपए लीजिए। दरोगा, खोद कर निकाले होंगे। देवी दीन, आपके इकबाल से 1500 अभी ऊपर ही निकल सकते हैं, जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपए चुका कर आता हूँ। यह तो इंस्पेक्टर साहब थे ना, पहले इसी थाने में थे। दरोगा, तो भाई अपने रुपए ले जाकर उसी हांडी में रख दो, अफसरों की सलाह हुई है, इन्हें छोड़ना ना चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही चले गए हैं। ये तो तीनों आदमी बातें करते उनके बगल वाले कमरे में गए। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर में चले गए थे। ये तीनों आदमी बातें करते उसके बगल वाले कमरे में गए। देवी दीन ने दरोगा की बात सुनी तो भौवें तिरछी हो गईं। बोला, दरोगा जी, मर्दों की एक बात होती है, मैं तो यही जानता हूँ, मैं रुपए आपके हुक्म से लाया हूँ, आपको अपना कॉल पूरा करना पड़ेगा, कह के मुकर जाना नीचों का काम है। इतने कठोर शब्द सुनकर दरोगा जी को भन्ना जाना चाहिए था, पर उन्होंने जरा भी बुरा ना माना। हंसते हुए बोले, भाई अब चाहे नीच कहो चाहे दगाबाज कहो, पर हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। ऐसे शिकार रोज नहीं मिलते। कॉल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दरोगा के हंसने पर देवी दीन और भी तेज हुआ। तो आपने कहा किस मुंह से था। दरोगा, कहा तो इसी मुंह से था, लेकिन मुंह हमेशा एक सा तो नहीं रहता। इसी मुंह से जिसे गाली देता हूँ उसकी इसी मुंह से तारीफ भी करता हूँ। देवी दीन तिनक कर, यह मूछे मुड़वा डालिए। दरोगा, मुझे बड़ी खुशी से मंजूर है, नीयत तो मेरी पहले ही थी, पर शर्म के मारे ना मुड़वाता था, अब तुमने दिल मजबूत कर दिया। देवी दीन, हंसिए मत दरोगा जी, आप हंसते हैं और मेरा खून जला जाता है। मुझे चाहे जेहल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं कप्तान साहब से जरूर कह दूंगा। हूँ तो टके का आदमी, पर आपके अकबाल से बड़े अफसरों तक पहुँच हूँ। दरोगा, अरे यार, तो क्या सचमुच कप्तान साहब से मेरी शिकायत कर दोगे। देवी दीन ने समझा कि धमकी कारगर हुई। अकड़कर बोला, आप जब किसी की नहीं सुनते, बात कहकर मुकर जाते हो, तो दूसरे भी अपने सी करेंगे ही।
मेम साहब तो रोज ही दुकान पर आती हैं। दरोगा, कौन? देवी? अगर तुमने साहब या मेम साहब से मेरी कुछ शिकायत की तो कसम खाकर कहता हूँ कि घर खुदवा कर फेंक दूंगा। देवी दीन, जिस दिन मेरा घर खुदेगा उस दिन यह पगड़ी और चपरास भी ना रहेगी हुजूर। दरोगा, अच्छा तो मारो हाथ पर हाथ, हमारी तुम्हारी दो दो चोटें हो जाएं, यही सही। देवी दीन, पछताओगे सरकार, कहे देता हूँ पछताओगे। रमा अब जब ना कर सका। अब तक वह देवी दीन के बिगड़ने का तमाशा देखने के लिए भीगी बिल्ली बना खड़ा था। कहा कहा मारकर बोला, दादा, दरोगा जी तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। हम लोगों में ऐसी सलाह हो गई है कि मैं बिना कुछ लिए दिए ही छूट जाऊंगा, ऊपर से नौकरी भी मिल जाएगी। साहब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यहीं रहना होगा। देवी दीन ने रास्ता भटके हुए आदमी की भांति कहा, कैसी बात है भैया, क्या कहते हो? क्या पुलिस वालों के चकमे में आ गए? इनमें कोई ना कोई चाल जरूर छिपी होगी। रमा ने इत्मीनान के साथ कहा, और बात नहीं, एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। देवी दीन ने संशय से सिर हिलाकर कहा, झूठा मुकदमा होगा। रमानाथ, नहीं दादा, बिल्कुल सच्चा मामला है, मैंने पहले ही पूछ लिया। देवी दीन की शंका शांत ना हुई। बोला, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता भैया, जरा सोच समझ कर काम करना। अगर मेरे रुपयों को डरते हो तो यही समझ लो कि देवी दीन ने अगर रुपयों की परवाह की होती तो आज लखपति होता। इन्हीं हाथों से 100-100 रुपए रोज कमाए और सब के सब उड़ा दिए हैं। किस मुकदमे में शहादत देनी है, कुछ मालूम हुआ? दरोगा जी ने रमा को जवाब देने का अवसर न देकर कहा, वही डकैतियों वाला मामला है जिसमें कई गरीब आदमियों की जान गई थी। इन डाकुओं ने सूबे भर में हंगामा मचा रखा है। उनके डर के मारे कोई आदमी गवाही देने पर राजी नहीं होता। देवी दीन ने उपेक्षा के भाव से कहा, अच्छा तो यह मुखबिर बन गए, यह बात है। इसमें तो जो पुलिस सिखाएगी वही तुम्हें कहना पड़ेगा भैया। मैं छोटी समझ का आदमी हूँ, इन बातों का मर्म क्या जानूं, पर मुझसे मुखबिर बनने को कहा जाता तो मैं ना बनता, चाहे कोई लाख रुपया देता। बाहर के आदमी की क्या मालूम कौन अपराधी है, कौन बेकसूर है। 2-4 अपराधियों के साथ 2-4 बेकसूर भी जरूर ही होंगे। दरोगा, हरगिज नहीं, जितने आदमी पकड़े गए हैं सब पक्के डाकू हैं। देवी दीन, यह तो आप कहते हैं ना, हमें क्या मालूम। दरोगा, हम लोग बेगुनाहों को फंसाएंगे ही क्यों, यह तो सोचो। देवी दीन, यह सब भुगते बैठा हूँ दरोगा जी, इससे तो यही अच्छा है कि आप इनका चालान कर दें। 1-2 साल का जेल ही तो होगा। एक अधर्म के दंड से बचने के लिए बेगुनाहों का खून तो सिर पर ना चढ़ेगा। रमा ने भीरुता से कहा, मैंने खूब सोच लिया है दादा, सब कागज देख लिए हैं, इसमें कोई बेगुनाह नहीं है। देवी दीन ने उदास होकर कहा, होगा भाई, जान भी तो प्यारी होती है। यह कहकर वो पीछे घूम पड़ा। अपने मनोभाव को इससे स्पष्ट रूप से वह प्रकट ना कर सकता था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। मुड़कर बोला, तुम्हें कुछ रुपए देता जाऊं? रमा ने खिसियाकर कहा, क्या जरूरत है दरोगा, आज से इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। देवी दीन ने कर्कश स्वर में कहा, हाँ हुजूर, इतना जानता हूँ, इनकी दावत होगी, बंगला रहने को मिलेगा, नौकर मिलेंगे, मोटर मिलेगी, यह सब जानता हूँ। कोई बाहर का आदमी इनसे मिलने ना पावेगा, ना यह अकेले आ जा सकेंगे, यह सब देख चुका हूँ। यह कहता हुआ देवी दीन तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया, मानो वहाँ उसका दम घुट रहा हो। दरोगा ने उसे पुकारा, पर उसने फिर कर ना देखा। उसके मुख पर पराभूत वेदना छाई हुई थी। जग्गो ने पूछा, भैया नहीं आ रहे हैं? देवी दीन ने सड़क की ओर ताकते हुए कहा,
भैया अब नहीं आवेंगे, जब अपने ही अपने ना हुए तो बेगाने हैं ही। यह वह चला गया, बुढ़िया भी पीछे भुनभुनाती हुई चली गई। अगला भाग अगले एपिसोड में।